अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इलेक्शन का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, नून लीग ने पंजाब समेत मुख्तलिफ सूबों में पंजे गाड़ने की कोशिशें तेज कर दी हैं और जिस तेजी से नवाज शरीफ सिंध और बलूचिस्तान में अपने पर फैलाते नजर आ रहे हैं, उसी तेजी से पीपल्स पार्टी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। अहम बात यह कि पिछले 2 हफ्तों में नून लीग की क़यादत ने सिंध और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी धड़ों से मुलाकातें की हैं, जिसमें नून लीग और MQM के दरमियान सिंध में सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अहम दावे किए गए हैं, जबकि बलूचिस्तान में साबिक वज़ीर आला जान कमाल समेत तकरीबन 30 अहम शख्सियात ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। मगर नून लीग की ये सियासी कोशिशें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बेचैनी में इजाफा कर रही हैं, जिन्होंने आज भी नून लीग को निशाना बनाते हुए नून लीग को महंगाई लीग करार दिया है। मर्दान में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई तो पाकिस्तान के अवाम सेलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। आज भी वो लोग जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई, वो शायद पहले इलेक्टेबल्स थे। हम बाकी सियासी जमातों को कहते हैं आप भी दाएं बाएं ना देखे, अवाम की तरफ देखना है। अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी नून लीग को महंगाई लीग करार दे रहे थे, यानी 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत के दौरान जिस तेजी से महंगाई में इजाफा हुआ, बिलावल उसका बोझ बांटने के बजाय सारा बोझ नून लीग पर डाल रहे हैं। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो इलेक्टेबल्स के हवाले से उन्होंने बात की कि नून लीग इस वक्त इलेक्टेबल्स तलाश कर रही है और जो इलेक्टेबल्स जाएंगे महंगाई लीग में वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। तो क्या वजह है इसकी? अगर आप समझते हैं कि नून लीग बड़ी स्ट्रांग है, क्या जरूरत है प्री इलेक्शन अलायंस बनाने की, इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करने की? देखें, इलेक्टेबल्स से मुराद अगर ये है कि जिन हलकों में हमारे पास गुंजाइश है तो उन हलकों में हम किसी दूसरी सियासी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं या वहाँ पे कोई दूसरा कैंडिडेट जो है उसका इंतखाब करते हैं, तो ये इलेक्शन का एक हिस्सा है। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में ऐसे होता है हम और होता रहा है, बल्कि मैं पाकिस्तान नहीं बाकी दुनिया में भी जहाँ पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है तो वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है कि उस हलके से कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जीतने की पोजीशन में है। तो सिंध में पीपल्स पार्टी भी यही कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि अगर उसने पंजाब में सियासत करनी है, अगर PMLN का मुखालफ वोट उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो उन्हें फिर ऐसी बातें या PMLN के ख़िलाफ़ इलेक्शन में हिम जो है वो उन्हें चलानी चाहिए। उनका सियासी अंदाज़ उनको यही कुछ फ़ायदा दे सकता है, वरना जो हमारी वोट और हमारी सपोर्ट है वो तो हमारे साथ है, वहाँ से तो पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन राणा साहब, जब आप ये कहते हैं कि जहां गुंजाइश है वहां हम लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तासुर जो है कि नून लीग सिर्फ पंजाब की पार्टी है, वो तासुर तो दुरुस्त है, क्योंकि सिंध में, इंटीरियर सिंध में आपको JUIF GDA की जरूरत पड़ रही है। कराची और जो अर्बन एरिया है बाकी सिंध के, वहां पर आपको MQM की जरूरत पड़ रही है। बलूचिस्तान में आप उन्हीं लोगों को शामिल कर रहे हैं जो आपकी पार्टी छोड़ के गए और दूसरी पार्टी से भी आप लोग ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी शायद आप इत्तेहाद की तरफ जाएं और साउथ पंजाब में भी आप लोगों को शामिल करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात क्या सही है कि सिर्फ एक सेंट्रल पंजाब की पार्टी है नून लीग और बाकी जगहों पे इलेक्शन लड़ने के लिए आपको दूसरों की जरूरत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये हल्का टू हल्का जो है वो वेरी करता है। सेंट्रल पंजाब में भी बाज़ हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे हम किसी नए कैंडिडेट को अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हमने कोई ऐलान कर दिया है कि जी फ़लाँ सूबे या फ़लाँ इलाके में जो है वो हम सीट एडजस्टमेंट या नए कैंडिडेट को एक्सेप्ट करेंगे। ये तो मैन टू मैन जो है वो वेरी करता है। बलूचिस्तान में यकीनन बलूचिस्तान में हमारे पास स्पेस थी, हमने वहाँ पे लोगों को जो है वो एक्सेप्ट किया है
उसके बाद भी अगर वहाँ पे सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। कराची में हम समझते हैं कि MQM के साथ मिल के अगर हम इलेक्शन लड़ें तो बेहतर कामयाबी हासिल कर राणा साहब, सकते हैं। ये अचानक से ये अचानक से कमजोरी का एहसास क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले तो आप कह रहे थे नवाज शरीफ साहब आएंगे, बयानिया बनाएंगे, पार्टी बड़ी तगड़ी है, हर सीट पे हमारे पास 2-2 3-3 लोग मौजूद हैं। अब नवाज शरीफ आए हैं तो आप पुराने लोगों को फिर पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स को। आपकी पार्टी तो मजबूत होनी थी, लेकिन कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं इस वक्त फिर? नहीं तो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर पंजाब में 141 कौमी असम्बली की सीट्स हैं, उनमें से अगर 10 जगह पे मैं ये बात कर रहा हूँ तो 130 हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारे पास 2-2 3-3 नहीं 4-4 5-5 कैंडिडेट्स हैं सिर्फ पंजाब की हद तक। यानी हमारे पास इस वक्त तक 1,500 से ऊपर जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आ चुकी हैं। हालांकि जब हमने इस मरतबा जो पार्टी फ़ीस है उसका ऐलान किया तो बाज़ लोग हमें ये कह रहे थे कि आपने ये फ़ीस ज़्यादा रख दी है तो इसमें एप्लीकेशन जो है वो कम आएंगी, लेकिन 1,500 के करीब जो है वो हमें एप्लीकेशन जो है वो अब तक मौसूल हो चुकी हैं और अभी लोग जो है वो एप्लीकेशंस दे रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन अगर एक हलके में 2 या 3 अवेलेबल लोग हैं हमें, और उनमें से हम ये हक तो रखते हैं कि हम देखें कि उनमें से बेहतर कौन है। पंजाब की हद तक की आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए आमतौर पे तो ऑब्वियसली वो पार्टी जिसको लोगों को नजर आ रहा होता है कि ये वफाक में अपनी हुकूमत बनाने वाली है, तो बहुत सारे लोग भी शामिल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अलायंस करना भी चाहते हैं। लेकिन अगर एक पार्टी उन इत्तेहादियों को शामिल करे अपनी पार्टी में जिसके हवाले से वो ये खुद कहते रहे कि वो PTI के इत्तेहादी इसलिए बने थे क्योंकि किसी और के कहने पे उनको वहां पे जाना पड़ा था, उन्हीं के साथ आप अलायंस बना रहे हैं, GDA हो गई, MQM हो गई, बाप पार्टी के लोग आप वापस ले रहे हैं पार्टी में, तो फिर ये तासुर तो वीकनेस का है ना कि उन लोगों की क्या जरूरत पड़ी जिन पे आप इल्जाम लगाते रहे। देखें शहजाद, सारी दुनिया को मालूम है, आपको भी मालूम है कि वो लोग जो कभी किसी के कहने के ऊपर जो है वो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का बायस बने थे और उन्होंने इमरान खान को वोट दिया था, तो उसके बाद उन्होंने जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया तो उस वक्त वो किसी के कहने पे जो है वो नहीं आए थे, बल्कि किसी के कहने के ख़त्म होने के बाद, किसी के कहने का से जो है वो पीछे हटने के बाद जो है वो उन्होंने आके अपोजिशन के साथ, उस वक्त की अपोजिशन के साथ उन्होंने अलाइंस किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का जो है वो उन्होंने जो है वो वोट दिया और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कराई। मैं अब भी आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि MQM का जो वफद लाहौर में आके मियां नवाज शरीफ साहब से जिसने मुलाकात की है वो किसी के कहने पे नहीं आया। कराची के हालात, सिंध के हालात, वहाँ की सियासत जो है वो उसके तहत, उसकी मजबूरी के तहत या उसकी कंपल्शन के तहत अगर आया हो तो आया हो, लेकिन वो किसी के कहने पे नहीं आए थे। अच्छा, उनकी मजबूरी है जिस वजह से वो आपके पास आए हैं? नहीं, मजबूरी से मुराद ये है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल कंपल्शन है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने उनके साथ बलदियाती सियासत में और बाकी मामलात में जो किया है, मैं अब उस तरह की हर्जा सराई तो नहीं करूँगा जिस तरह की पीपल्स पार्टी कर रही है। तो वो हालात ऐसे हैं कि MQM के पास शायद और कोई ऑप्शन नहीं है, या ये बेहतर ऑप्शन है कि वो PMLN के साथ मिलके जो है वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि कराची में मियां नवाज शरीफ का वोट है। कराची को मियां नवाज शरीफ ने डेवलपमेंट दी, कराची में अमन बहाल किया, तो वहाँ पे वो तो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन राणा साहब, ये अच्छी बात कही नवाज शरीफ साहब ने कि मैं माजी की तलखियां भुलाना चाहता हूँ, लेकिन तलखियों के साथ साथ क्या माजी की गलतियां भी भुलाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी तो पिछले 3-4 साल तक ये नैरेटिव बनाती रही कि लोटों को पार्टी में नहीं शामिल करेंगे, जो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, जो हमें छोड़ के गया, वो लोटे हैं, उनको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप क्वेटा गए, कई ऐसे लोगों को आपने पार्टी में शामिल किया जो कि नून लीग छोड़ के गए थे, जो कि बायस बने थे नून लीग की 2018 में बलूचिस्तान हुकूमत गिराने का, उनको दोबारा शामिल करने की ऐसी क्या मजबूरी है? तो क्या जो गलतियां की आपने माजी में, उससे भी सीखने को तैयार नहीं है आप लोग? देखें, माजी की गलतियों को भुलाना नहीं चाहिए, लेकिन उन गलतियों में का जो असीर भी नहीं होना चाहिए, उन गलतियों में जो है वो उलझ के नहीं रह जाना चाहिए। उन गलतियों से जो है वो आदमी को सीखना चाहिए और बिल्कुल हमने सीखा है।
बाकी देखें राणा साहब, आप लोगों ने सीख तो लिया हो, लेकिन जो पार्टियां बदलते रहते वो नहीं सीखते। वो इमरान खान के साथ थे, इमरान खान भी समझ रहे थे मजबूत है, जब इमरान खान साहब का इक्तदार पलटने वाला था तो सबसे पहले वही लोग छोड़ के गए थे। फिर देखें, मामला ये है कि चलो अगर पहले नहीं सीखे तो अब ये तवक्को की जा सकती है जब लोग अपना हल्फन यकीन दिलाते हैं और माजी में जब उनसे गलती हुई तो उसकी वजूहात भी बयान करते हैं, तो फिर सियासत में आपको पता है कि एतमाद के बगैर मामलात आगे नहीं चलते। और वो मामला दोबारा क्यों नहीं आ सकते इस मुल्क में? इसकी क्या गारंटी है कि वो फिर कहें कि फिर हम मजबूर हो गए थे और हमें पार्टी छोड़ना पड़ी आपकी? मेरा ख्याल है कि जमहूरियत जैसे जैसे तवाना होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तो ये चीज़ें जो कि जमहूरियत की आप कह लें कि लाइबिलिटीज़ हैं या दाग हैं जो एक सिस्टम के, तो इनमें कमी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये चीज़ें जो है वो बतदरीज जो है वो बेहतर होंगी। और राणा साहब, आज बिलावल साहब ने ये कहा है कि जो लोग इलेक्टेबल्स महंगाई लीग में शामिल हो रहे हैं वो तो इलेक्टेबल्स रहेंगे नहीं, यानी कि वो आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं 16 महीने की जो मुल्क में महंगाई हुई है। अब कहा जाता है 2013 का इलेक्शन बिजली पर लड़ा गया, 2018 का करप्शन के ऊपर लड़ा गया, ये इलेक्शन महंगाई पे लड़ा जाएगा। और ये बयानिया भी बिलावल भुट्टो आपके खिलाफ बना रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में जो महंगाई है उसकी जिम्मेदार आपकी जमात है। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हमने जो है वो बाकी दोस्तों के साथ भी हमने 16 माह जो है वो काम किया है और उन्होंने बहुत ही बेहतर अंदाज से जो है वो 16 माह गवर्नमेंट के साथ तावन किया। सारे मामलात को उन्होंने जो है वो ज़िम्मेदारियों को भी शेयर किया। अब दरअसल मैं तो एक सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि पंजाब में उन्होंने अगर इलेक्शन लड़ना है, जो कि यकीनन उनको लड़ना चाहिए, तो हमारा मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट किए बगैर उनके लिए और कोई चाराकार नहीं है। और ये उस वक्त तक वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक वो हमारे ख़िलाफ़ बात ना करें। अगर वो यहाँ पे आके हमारी तारीफ़ें करेंगे या उस तरह की तकारीर करेंगे जिस तरह की तकारीर वो 16 महीने करते रहे हैं, जिस तरह से वो कौमी असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से दीगर हवालों से वो ये कहते रहे हैं कि मुझे तो कभी इससे पहले इत्तफाक नहीं हुआ कि कोई इतना मेहनती, इतनी दयानत से और खुलूस से उन्होंने बिल्कुल ये भी कहा था कि कराची में भी अगर शहबाज स्पीड होती तो कराची बहुत हद तक तरक्की कर चुका होता। मेरे ख्याल से उसी वक्त उन्होंने दावत भी दी थी कि हमारी पार्टी में आ जाए। तो अब शहजाद वो बातें नहीं चलेंगी। अगर वो अब ये बातें वो अब करेंगे तो फिर पंजाब से तो उनको 10 वोट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब पंजाब में उनको वही बातें करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो उनकी सियासी मजबूरी समझते हुए और उनका एक पॉलिटिकल उनका कंपल्शन है कि उन्होंने अगर इलेक्शन लड़ना है पंजाब में हमारे खिलाफ, तो वो गलत बात नहीं तो कर रहे उन्हें इस बात की इजाज़त होनी चाहिए। इस लिहाज से तो वो गलत बात नहीं कर रहे हैं ना कि इन 16 महीनों में महंगाई तो बेकाबू हुई, बहुत ज्यादा महंगाई रही और जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी, जो IMF से डीलिंग थी, पेट्रोलियम की वजारत हो, फाइनेंस की हो, वजीर आजम हो, ये तो नून लीग के पास थी ना। ये तो आप लोगों का इख्तियार थे। आप लोग IMF के साथ कोई बिलावल भुट्टो साहब से तो मुशावरत नहीं करते थे, साथ बैठ के तो नहीं ये फैसले नहीं हो रहे होते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो यानी वजारतें हैं, वजारतें इन आइसोलेशन कोई फैसले नहीं करती। फैसले जो है वो कैबिनेट करती है। ये सारे फैसले जो हैं ये कैबिनेट में होते रहे हैं। जरदारी अपना बिलावल साहब और बाकी जो पीपल्स पार्टी के वज़रा हैं वो सारे हमारे साथ बैठे होते जैसे ये फैसला कि हमने डिलिमिटेशन का फैसला जो है ये सारे साथ बैठे थे जब हुआ है। हमने मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसाक डार को लाना है, इसाक डार का ये कहना 200 रुपए से नीचे लेकर आऊंगा डॉलर, ये बयान पीपल्स पार्टी के तो नहीं थे ना, ये तो नून लीग के अपने फैसले थे जिसकी वजह से बयान नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी उन बयानात की हामी थी, उन बयानात में हमारे साथ थी। जो महंगाई की असल वजूहात थी, जिस तरह से इस मुल्क को 3.5 पौने 4 साल लूटा गया और इसकी मौशत को तबाह किया गया, जिस तरह से IMF का मुआहदा किया गया जो बाद में जो है वो सब्सिडीज़ ख़त्म करने का बायस बना, जिस वजह से महंगाई हुई, ये आर्गूमेंट जो है ये उसी तरह से इस आर्गूमेंट को पेश करते रहे हैं बिलावल साहब भी, जिस तरह से हम पेश करते रहे हैं। आज हम पेश कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, उनको ये सूट नहीं करता।
और इसके अलावा कल नवाज शरीफ साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा हम तो अपनी हुकूमत खत्म करने जा रहे थे, इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो हम किसी के धमकी में आके हुकूमत नहीं खत्म कर सकते थे, ये साइन ऑफ वीकनेस हम नहीं दिखा सकते थे। तो ये वजह बताइएगा कि वो फैसला आप लोगों का कि अब हमने हुकूमत चलानी है मजीद 1 साल सवा साल, वो दुरुस्त साबित हुआ है आपके ख्याल में? उससे आपकी सियासत को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? देखें, जो यानी अगर आप हम इसे जो है वो इज्तिमाई तौर पे या इन टोटलिटी देखें तो शायद ये हमें गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए थी, और हम इसी नतीजे पे पहुंचे थे। आफ्टर डिस्कशन हमारी तकरीबन कोई 10 दिन मीटिंग्स होती रही लंदन में, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके मीटिंग्स हुई, और हमारा पार्टी का जो है ये एक मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना जो है ये सियासी तौर पे जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो हम इसको जो है वो ख़त्म कर दें। अब उसके बाद फिर वो धमकी वाली बात आ गई। उस धमकी के बाद फिर बाकायदा एक मीटिंग हुई थी जिसमें वीडियो लिंक पे मियाँ नवाज शरीफ साहब शरीक हुए थे, और उसमें सबसे बड़े दाई, सबसे ज़्यादा पुरज़ोर आर्गूमेंट्स जिस शख्सियत ने पेश किए वो आसफ़ अली ज़रदारी साहब थे। आसफ़ अली ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब इस बात के बहुत बड़े हामी थे कि हमें गवर्नमेंट जो है वो इसे नहीं छोड़ना चाहिए और हमें कंटिन्यू करना चाहिए, और इस धमकी के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे इस बात पे कि अब तो हमें बिल्कुल जो है वो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये फ़ैसला जो है ये को हमारा इनफरादी तौर पे फ़ैसला नहीं था। धमकी के बावजूद भी अगर ये हमारे दोनों बड़े अलाई जो है इस बात के पुरजोर हामी ना होते तो शायद हम ये फ़ैसला फिर भी जो है वो कर गुजरते। अच्छा, मतलब वो आप कह रहे हैं जब धमकी आई थी उसके बाद भी मुशावरत हुई और फिर ये फैसला किया गया, तो वजह बताइए इन दोनों पार्टीज ने कि क्या है, क्यों चाहते हैं? पीपल्स पार्टी का तो इंटरेस्ट था, सिंध में उनकी अपनी हुकूमत थी, वफाक में भी इत्तेहादी थे, तो क्या आपको समझ आया कि क्यों चाहते हैं वो कंटिन्यू हो? और कॉस्ट तो आपको पे करनी थी इसकी, ज़्यादा आपका बड़ा हिस्सा था। नहीं, खैर उस वक्त इस कास्ट का कोई ऐसा सच अंदाज़ा नहीं था। एक यानी मजबूरी तो ये थी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारे मुआशी तजिया निगार थे, वो ये कह रहे थे कि अगर आप फौरी तौर पे गवर्नमेंट छोड़ते हैं, ये भी एक बड़ा आर्गूमेंट था, तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये तो महीने बाद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, आप 90 दिन में कौन सा इलेक्शन जो है वो करवाना चाहते हैं। एक तो ये बात भी थी। दूसरा एक उम्मीद, एक कोशिश ये भी थी कि शायद हम मुल्क को जो है वो इस मुश्किल से जो है वो निकाल सकें, शायद हम IMF को इस बात पे ला सकें कि IMF जो है वो हमारे साथ फौरी तौर पे मुआहदा कर ले, जो कि IMF ने वो मुआहदा करते करते 1 साल लगा दिया। वो IMF का जो रवैया है वो भी एक बहुत बुनियादी वजह बना उस वक्त तो उस चीज़ की जो मुआशी बदहाली की सूरत में हमें फेस करना पड़ा। मई के बाद अगस्त सितंबर में तो मिफ्ता इस्माइल साहब मुआहदा करके आ गए थे, फिर जब चेंज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर हुआ उसके बाद जब रिव्यू था वो काफ़ी लंबा, उसमें 9 महीने लगे जब इसाक डार साहब आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राणा, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे इसके ऊपर। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पिछले माह सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने का अहम फैसला सामने आया था, जिसके बाद अब इस फैसले को कलअदम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, बलूचिस्तान, KP और सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलें दायर कर दी हैं, जिसमें 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अहम बात यह कि सिविलियंस की फौजी ट्रायल का मामला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आर्टिकल 184(3) के तहत टेकअप किया था, मगर उन्होंने अपने दौर में इस मामले पर कोई फैसला जारी नहीं किया था। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद इस केस पर जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच दोबारा तश्कील दिया, जिसने 23 अक्टूबर को 4-1 की अक्सरियत से अपने फैसले में आर्मी एक्ट के बाद शिकों को आइन से मुतसादिम करार देते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया था, जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने अपना फैसला महफूज किया था। अहम बात यह कि इस मुख्तसर फैसले में जस्टिस इजाजुल एहसन,
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने आर्मी एक्ट की दिफा 2 की ज़िली शिकें 1 और 2 और सेक्शन 59(4) को कलअदम करार दिया था, जबकि जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस पर अपनी राय महफूज की थी। मगर अब वफाकी और सूबाई हुकूमतें ने एक साथ अक्सरियती फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी हैं। वज़ारत दिफा ने अपनी अपील में इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर के फैसले को कलअदम करार देकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दिफात बहाल करे, जबकि आर्मी एक्ट के कलअदम करार दिए गए सेक्शन 59(4) को भी बहाल किया जाए। वज़ारत दिफा ने अपील में मौक़िफ़ अपनाया है कि 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समात थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। वज़ारत दिफा ने अपीलों में हतमी फैसला आने तक फौजी अदालतों पर ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील में मौक़िफ़ अपनाया है कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं था। बेंच का क़याम कानून के मुताबिक ना होने की वजह से ये फैसला भी गैर मौसर है। जबकि वफाकी हुकूमत ने भी अपील पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा की है। वफाकी हुकूमत ने अपनी अपील में यह भी वाज़ेह किया है कि हुकूमत वाज़ेह करती है कि 9 मई के वाक़यात में कैद तमाम अफराद का मिलिट्री ट्रायल नहीं चाहते। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन अफराद का होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात लगाई गई थी। फौजी अदालतें 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद के लिए खसूसी तौर पर कायम नहीं की गई। फौजी अदालतें उन अफराद का ट्रायल करेंगी जो फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने में मुलविस थे। इसी तरह बलूचिस्तान और KP हुकूमत ने भी मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं, जिसमें 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। बलूचिस्तान और KP हुकूमत के अलावा कल सिंध हुकूमत ने भी इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी। सिंध हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। सिंध हुकूमत की अपील के मुताबिक मुल्ज़िमान ने दरख्वास्त दी थी कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में ही किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कब इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर करती है और लार्जर बेंच इन अपीलों पर क्या मौक़िफ़ अपनाता है। हम इस इशू पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है लीगल एक्सपर्ट जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर ने। शाह खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला आया था कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो है उसको कलअदम करार दिया गया था, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और वफाकी हुकूमत ने अपीलें दायर कर दी हैं इस फैसले के खिलाफ। तो सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब वैलिडेट हो चुका है, तो इसके बाद जो पहले सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की दरख्वास्त दायर होती थी, क्या इसका भी स्टेटस वही है या इसका एक अपील का स्टेटस होगा? और दूसरा, क्या ये 5 रुकनी बेंच का अगर फैसला था तो 5 मेंबर बेंच ही सुनेगा या उससे बड़ा बेंच होगा? देखिए, पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी फैसले के खिलाफ जो थी वो रिव्यू की एक प्रोविजन मौजूद थी कि वो नजरसानी जो है वो की जाती थी, और नजरसानी जो है वो बिल्कुल वही बेंच करता था अगर वो अवेलेबल है तो जिसने वो पहले फैसला किया है, तो उसका रिव्यू का जो स्कोप है वो बहुत महदूद होता था। अब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो है वो बिल्कुल नाफिज हो चुका है, तो उसके बाद तो कोई भी ऐसी जो कार्रवाई है आर्टिकल 184(3) जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिसको सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी फैसला किया हो तो उसका एक बाकायदा राइट ऑफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अब वो उसके मुताबिक जो है ये चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील देना है अपने 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, और उसी के तहत वो मेरे ख्याल में करेंगे भी। तो उसमें ये जो 5 रुकनी बेंच है वो जिसने फैसला दिया था वो इसको नहीं सुनेगा, उससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। वो उन जजेस पर मुश्तमिल होगा कि जो इस 5 मेंबर्स बेंच का हिस्सा नहीं थे। तो ये एक प्रॉपर अपील होगी जिस तरह की एक अपील होती है, और अपील में जो है वो सारे नुकात उन पे दोबारा गौर किया जाता है, उन तमाम चीज़ों को दोबारा एवेल्युएट किया जाता है। और आपने कहा कि जो 3 मेंबर कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, अब वो ये फैसला करेंगे कि बेंच क्या होगा और कब ये समाअत के लिए मुकर्रर होगा। लेकिन जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई, जो अपीलें दायर की गई, उसमें जो वफाकी हुकूमत की अपील है उसमें उन्होंने ये नुकता भी उठाया है, ये ग्राउंड लिया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बेंच बना था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद बना था, लेकिन क्योंकि उस पर स्टे था वो वैलिडेट बाद में हुआ, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो बेंच का क़याम है
वो कानून के मुताबिक नहीं हुआ है और इसीलिए जो फैसले हैं वो भी गैर मौसर हैं। आपके ख्याल में ये पॉइंट कितना वैलिड है? क्योंकि दोबारा जब ये बेंच बना तो उस वक्त तो काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को वैलिडेट करने के बाद ये बेंच बनाया, तो आई एम श्योर उन्होंने अपनी जो 3 मेंबर की कमेटी उनसे मुशावरत के बाद ये किया होगा। देखिए, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने या सूबाई हुकूमतों ने भी उठाया है। इस पे बिल्कुल जो है वो गौर किया जाएगा जो नया अपीलेट बेंच होगा। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब काजी फाइज ईसा साहब ने हल्फ उठाया और उन्होंने अगले दिन ही जो या उसी दिन जो रोस्टर ऑफ जो इशू किया और ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो लगाया, तो वो अपने 2 जो सीनियर मोस्ट मेंबरान हैं उनके मशावरत से, बल्कि बाकी बेंचेस भी उन्होंने उसकी मशावरत से बनाए, तो उन्होंने उस चीज़ का आगाज़ तो उस वक्त कर दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अहम नुकता है। अब ये देखना है कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि 21 मार्च को गालबन जो है वो उस वक्त बिल्कुल नाफिजुल अमल जो था वो हो चुका था, तो उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया। तो इसको देखा जाएगा कि क्या उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो होगा या नहीं। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, लेकिन ये एक बड़ा अहम नुकता है जो कि फेडरेशन ने और सूबों ने जो है ये उठाया है। और अपने पिटिशंस में, अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि तमाम जो लोग मुलविस थे 9 मई की कार्रवाई में, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होगा जिन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दिफात लगाई गई हैं। और ये भी कहा गया है कि जिन्होंने फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया उन पर ये सिर्फ होगा, जो कि 103 मुल्जिमान है। तो आपके ख्याल में क्या अब मेरिट जो है इसकी देखी जाएगी दोबारा से? देखिए, मैं इसमें बताऊं कि ये चूंकि आर्मी एक्ट के जो शिकों को बिल्कुल ओमिट कर दिया गया, जिनको गैर आईनी करार दे दिया गया, उसमें आर्टिकल 2D रोमन 1-2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए था कि किस सूरत में सिविलियंस को जो है वो आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जा सकता है। तो उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एक वो सिविलियन जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, सोल्जर को उसकी ड्यूटी से रोकने या उसको तरगीब दे, इस तरह के वो एलिजेंस ऑफ स्टेट के खिलाफ काम करे, या वो उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के खिलाफ वर्जी में आता है, तो उनका वो जो है ट्रायल किया जा सकता था। अब अगर इसको सिरे से निकाल दिया गया है, उसको मनसूख कर दिया गया है, तो बहुत सारे, आप इसको छोड़ दें कि ये 9 मई वाले केसेस हैं, उसके अलावा भी एक सिलसिला है जजमेंट्स का जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस शिक को ये जो है 2D1 और 2 जो रोमन है उसको वो वैलिडेट करार देते रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो तो उनके ट्रायल को उन्होंने जायज करार दिया है। तो वो पिछली जजमेंट्स भी देखनी पड़ेगी और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इससे और भी बहुत सारे जो सेंसिटिव नोयत के केसेस हो चुके हैं या अभी ट्रायल उनका जारी है तो उन पे कितना असर पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी सेंसिटिव किस्म की चीज थी जिसको इस पे एक्ट में होना चाहिए था, उसको अगर वो निकाल दिया गया है तो फिर बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो रेज हो सकते हैं और सीक्रेसी और जो सेंसिटिविटी है आपकी स्ट्रेटेजिक वो कंप्रोमाइज हो सकती है। शाह साहब, क्या ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल नहीं है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता? क्योंकि 2016 में भी जब दहशतगर्दों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना था तो बाकायदा पार्लियामेंट ने 21वीं तरमीम पास की थी और उससे भी यही महसूस हो रहा था कि शायद सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, इसलिए वो तरमीम लाना जरूरी है, तभी दहशतगर्दों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। और आज जो चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब, उस वक्त उन्होंने मुखालफत की थी उस 21वीं तरमीम की। देखिए, उसमें आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो 21वीं तरमीम आई थी और उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी, बाकायदा एक ऑपरेशन शुरू किया था और उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे या उस कॉम्बैट में, तो उसमें भी उन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई थी कि एक हार्ड कोर मिलिटेंट्स जो है जो उधर से पकड़े जाएंगे उनका जो है वो ट्रायल किया जाएगा, उसके लिए आईनी तरमीम की गई और आर्मी एक्ट में भी तरमीम की गई। इसी में आर्टिकल 2D में जो रोमन शिक 3 और 4 का इजाफा किया गया था। लेकिन ये तरामीम आइन में भी और आर्मी एक्ट में भी इसमें एक सनसेट क्लॉज थी कि वो 3-3 साल के लिए जो है वो इस तरमीम थी और उसके बाद उससे ख़त्म हो जाना था, क्योंकि वो बिल्कुल उसके स्कोप के अलग थी जिसके लिए आइन भी तरमीम करनी ज़रूरी थी। मैं ये भी समझता हूँ कि मैं उन केसेस का हवाला नहीं देना चाहता कि जो
जिसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, कि अगर इस शिक को बीच में निकाल दिया जाए तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो मुतासर होने का खतरा है, कि उसमें इस शिक को रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसको किस वक्त इस्तेमाल करना है, कब इसको एक्सरसाइज करना है, उसमें कितनी सिवेरिटी हो उन एलिगेशंस में या उन लोगों के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूँ कि इस आर्मी एक्ट में से इसको निकालना जो है, ये एक बहुत बड़ा जो है एक इस पे एक्सेप्शन जो है वो जो कुव्वतें हैं उन्होंने भी ली, और जो स्ट्रेटेजिक नोयत की चीज़ें हैं उनके लिए भी बड़ा है एक जिन हसासियत शिकों वाला को गैर आईनी करार दिया वो तो 4-1 का फैसला था, लेकिन पांचों जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि 9 और 10 मई के जो वाकयात हैं उनके केसेस क्रिमिनल कोर्ट्स में जो कॉम्पिटेंट हो, जिनकी कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन हो, वहां पे वो चलने चाहिए। तो इस हवाले से आप नहीं समझते कि अगर हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है, रियासत के ये मौक़िफ़ है कि तमाम तर सबूत उनके खिलाफ मौजूद है, तो बेहतर ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी भी हो, क्रेडिबिलिटी भी हो, क्योंकि एक सियासी जमात भी इसमें इन्वॉल्व है। तो फिर वो अगर क्रिमिनल कोर्ट्स में होगा ट्रायल या टेररिज्म कोर्ट्स में होगा तो बेहतर उसकी ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी होगी। देखिए, जैसे आप देखें इस जो 9 मई के वाकयात जो कि इंतहाई अफसोसनाक दिन था, उसमें ये सिर्फ 103 लोग नहीं थे या 102 लोग नहीं थे, उसमें मेरा ख्याल है कि एक सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो उन पे मुकदमे बने थे 9 मई के हवाले से, लेकिन उसको बड़े एहतियात के साथ कैटेगराइज किया गया। ये जो 102 या 103 लोगों को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया और उनको रिकमेंड किया गया कि उनका पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल हो, वो लोग थे जिनके खिलाफ बिला तरदीद जो है शवाहिद और मटेरियल मौजूद था कि वो प्रैक्टिकली वो जो हमारी सेंसिटिव इमारत थी या इंस्टॉलेशंस थी वो उनकी मौजूदगी वहाँ पे पाई गई थी। तो इसलिए उनको उन्होंने स्पेशली कैटेगराइज करके पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल जो है वो रिकमेंड किया और वो शुरू भी हो गया था। बाकी जो थे जिनकी जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस तरह नहीं थी हार्डकोर, तो उनको जो है वो आम कानून जो कि एंटी टेररिज्म और इस वक्त भी आप देख रहे शाह साहब, एक सुप्रीम कोर्ट में ही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ही हेड कर रहे हैं उस बेंच को जिसमें फैजाबाद धरना अमल दरामद केस जो है वो जारी है और हुकूमत ने कहा है कि उसमें हम कमीशन बनाएंगे और इसकी तहकीकात करेंगे। तो उसमें बार बार वो एक बात पे इसरार कर रहे हैं कि जैसे ही वो जजमेंट आई थी फैजाबाद धरना की, उसके बाद एक के बाद एक नजरसानी की अपील आती गई और फिर एक साथ वो नजरसानी की अपीलें जो है विड्रॉ कर ली गई हैं। तो वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि किसके कहने पे अपीलें आई थी, बताएं। कल शेख रशीद साहब के वकील से भी बार बार ये सवाल हुआ, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो इसरार कर रहे थे इस बात पे कैसे एक साथ सारी नजरसानी की दरख्वास्तें आ गई और फिर विड्रॉ भी कर ली गई। आपको लगता है ये सवाल यहाँ पे भी उठ सकता है? जी, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहम सवाल है। उसकी वजह ये है कि किसी भी जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की, और ये तो वैसे भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट नौयत का केस था, उसमें जो नजरसानी की दरखास्तें थी जिसमें अभी रिकॉर्ड भी ये बताता है कि वो 2 चीफ जस्टिस हजरात के सामने जब उनको फिक्स करने के लिए जो है वो पेश किया गया और वो एक दफ़ा फिक्स भी हो गई थी, फिर उनको जो है डीलिस्ट कर दिया गया, लिस्ट में से हटा दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एक जो है इसमें एक पहलू है उसका, जो कि फाइनल जब जजमेंट आएगी तो उसमें शायद इसके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन हो। तो ये अब देखें कि अभी इसमें कमीशन बन चुका है, वो उसकी तमाम चीज़ों को TORs के मुताबिक जो है अपनी राय देगा। तो लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं लगाई गई और उसका जिक्र चीफ जस्टिस साहब के बेंच मैं कह रहा हूं, अगर वो जिक्र वहां पे भी उठा रहे हैं वो सवाल के एक साथ ये दरख्वास्तें कैसे आ गई, एक साथ कैसे विड्रॉ हो गई, तो वापस किया। हाँ, मैं पूछूं कि वो सवाल जब वहां पे उठा रहे हैं कि एक साथ नजरसानी की दरख्वास्तें आ गई फिर विड्रॉ भी कर ली गई, तो यहाँ पे भी क्या सुप्रीम कोर्ट ये सवाल नहीं करेगी एक साथ ये नजरसानी की दरख्वास्तें कहाँ से आ गई, बलूचिस्तान, KP, सिंध, वफाक? नहीं, ये देखिए, ये नजरसानी की दरखास्तें नहीं है, ये एक अपील है। अपील जो है वो कोई भी गवर्नमेंट भी कर सकती है, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि एक आम शहरी भी कर सकता है। उसको सिर्फ परमिशन जो है लेनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट से, चाहे वो उसमें पार्टी या फरीक ना भी हो। कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जो है मतलब जजमेंट है उसमें अपील जो है अगर वो नॉन एंटिटी भी है, उसमें नॉन पार्टी भी है, तो वो अगर समझता है कि कोई मुकदमे का फैसला ऐसा हुआ है जिसको तब्दील होना चाहिए या उसको रहना नहीं चाहिए, तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एक आम शहरी भी वो कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे।
वेलकम बैक। दुनिया भर में इसराइल के मजालिम के खिलाफ और गजा में जंग बंदी के हक में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। मगरबी हुकूमतों को फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने में किरदार ना अदा करने पर सख्त सवालात और तनकीद का सामना है, लेकिन इसके बावजूद फलस्तीन में इजरायली मजालिम को कोई रोक नहीं पा रहा। गजा के अल-शिफा अस्पताल में इसराइल की जमीनी कार्रवाई आज मुसलसल तीसरे रोज भी जारी रही, जबकि सयूनी अफवाज के अस्पताल के जेर जमीन हमास के ठिकानों के दावे अब गलत साबित हो चुके हैं, जिसमें इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अब यह दावा किया है कि इजरायली फौज अल-शिफा अस्पताल में यरगमालियों की मौजूदगी के ठोस शवाहिद पर अस्पताल में गई थी, लेकिन हमास के जंगजू इजरायली रेड से पहले वहां से निकल गए थे। अल-शिफा अस्पताल पर इजरायली हमले के रद्द-ए-अमल में हमास ने यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक इजराइल से जारी मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने अब यह कहा है कि यरगमालियों की वापसी की शर्त पर इजराइल आर्जी जंगबंदी कर सकता है। इजराइल के गजा पर वहशियाना हमलों में अब तक तकरीबन 11,500 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 70% तादाद बच्चों की है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया है कि गजा में बड़े पैमाने पर सिविलियंस की जानी नुकसान को नहीं रोक पाए। एक तरफ इजराइल बेदरीग फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है, जबकि अमरीका की पुष्पनाही और मुस्लिम ममालिक की बेअमली इजराइल को मजालिम जारी रखने की शय दे रहे हैं। अहम बात यह कि मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC और अरब लीग का पिछले हफ्ते रियाज में मुश्तरका इजलास हुआ था, मगर इस इजलास में भी मुस्लिम ममालिक जंग बंदी के मुतालबे और इजराइल की ज़बानी मज़म्मत के अलावा किसी एक्शन प्लान पर मुत्तफिक नहीं हो सके थे। फ्रांस 24 की खबर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में लबनान, अल्जीरिया, शाम समेत कुछ ममालिक ने इजराइल से सिफाती ताल्लुकात मुनक़ता करने और इजराइल को तेल की सप्लाई मुअत्तल करने जैसे इक़दाम की तजवीज़ दी थी, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन जैसे ममालिक ने इन इक़दाम की मुखालफत की थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।